स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो जो 12th एग्रीकल्चर का बैच स्टार्ट कर रखा था उसमें जो यूनिट फर्स्ट अपनी जो 3 यूनिट थी, यूनिट फर्स्ट जो थी अपनी एग्रोनॉमी, उसका जो लेसन फर्स्ट था उससे इससे पहले हमने 3 लेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट जो अपना लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि सस्य विज्ञान क्या है। ठीक है, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी है क्या, व्हाट इज एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, वो चीजें डिस्कस करने के बाद बहुत अच्छे से उसके बाद में जो सेकंड अपनी क्लास थी उसमें हमने देखा था कि सोइल प्रोडक्टिविटी एंड सोइल फर्टिलिटी, मृदा उत्पादकता और मृदा उर्वरता, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंट था, जो भी अंतर थे, इनकी डेफिनेशन थी बहुत अच्छे से डीपली। और उसी क्लास में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें जो आपको जेट आईसीआर के लिए आगे काम में आने वाली है। और वैसे बात करूँ तो ये क्लास 12th प्रॉपर वे में सिलेबस की बात करें तो 12th के अकॉर्डिंग चल रही है। बाकी जो मैं आपको मैटर अवेलेबल करवा रहा हूँ ना, वो जेट आईसीआर बीएचयू सुपरवाइजर सब में आगे आप बीएससी में जैसे एडमिशन लोगे फर्स्ट सेम में जो आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर देखें, बाकी 12th में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे इस मैटर से। ठीक है, जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, साथ ही मेरे यही आपसे कामना रहेगी कि आप विद 12th जेट आईसीआर जो भी एग्जाम दो, जो भी एंट्रेंस टेस्ट दो, साथ के साथ सीट क्रैक करो। ठीक है, तो थर्ड में हमने क्या देख लिया था कि मृदा उत्पाद, सेकंड में देख लिया था मृदा उत्पादकता और मृदा उर्वरता को बहुत अच्छे से। उसमें मृदा क्या होती है, इसका कंपाउंड्स क्या है, शब्द कहाँ से है, सारी कुछ चीजें मैंने बहुत अच्छे से बता दी थी। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें देखा था मृदा उर्वरता और जो उत्पादकता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से जो फैक्टर जो इसको इंपैक्ट कर रहे थे वो सभी बहुत अच्छे से देख लिया था। आज जो अपनी क्लास है वो है मृदा अपरदन, सोइल इरोजन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा एक बार सभी नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे ना, बैक लेक्चर्स के यूनिट जो लेक्चर अपना जो लेसन फर्स्ट है उसके जो बैक लेक्चर नहीं देखे हैं ना, वो एक बार देखे जाके। ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो उनका लिंक मैं क्या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप क्या करो चैनल का पेज विजिट करो, 12th एग्रीकल्चर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार सारे जो भी भाई हैं जो भी देख रहे हैं, ठीक है, 12th एग्रीकल्चर वाले जो भी हैं, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके स्कूल के ग्रुप्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो भी 12th एग्रीकल्चर में जो भी रिलेटिव कोई भी, सबके साथ शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि जो मैटर प्रोवाइड करा रहा हूँ ना बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से ईमानदारी से आपको करवा रहा हूँ। अब आपके ऊपर आप कितना ईमानदारी से लेते हो पढ़ते हो। बाकी राजेश शर्मा भाई नौर हनुमानगढ़ से, इसको स्पेशल धन्यवाद कि भाई ने पूरी क्लास से देख रहा है और सबको अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको बहुत मतलब सबसे फर्स्ट में यही भाई शेयर कर रहा है। ठीक है, तो राजेश भाई आप लगे रहो, आपकी मेहनत रंग लाएगी। बाकी आपके लिए मेहनत मैं कर ही रहा हूँ। अभी 1-2 दिन में क्लासेज प्रॉपरली नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ काम में फंसा हुआ था, उसके लिए माफी। बाकी 1-2 दिन बाद जब कंटिन्यूस क्लासेज हो जाएगी ना, तब बायो की भी स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी डेली की क्लास मिलेगी आपको। ठीक है, छुट्टी नहीं होगी कभी भी, अभी 1-2 दिन में हो सकता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, मृदा अपरदन, सोइल इरोजन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मृदा अपरदन क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार है, टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो क्लास को पूरी देखना एंड तक, और अभी तक शेयर नहीं किया हो तो पहले शेयर कर दो और चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि अभी तक आपको 12th में हो बहुत इस प्लेटफॉर्म पे बहुत लंबे समय तक रुकना है, क्योंकि आपको 12th के बाद में जेट आईसीआर की करनी है। तो ज़्यादा जो कोचिंग्स का माहौल उसमें तो घुसना नहीं है, अपन यहीं पे करेंगे बहुत अच्छे लेवल से। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद बीएससी वगैरह भी क्लास लेता हूँ तो अपना लंबा चलने वाला है, तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है राजेश भाई, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की सोइल इरोजन कि मृदा क्षरण क्या होता है। तो शब्द से पता चल रहा है अपरदन या शरण। ठीक है, अपरदन या शरण, मृदा का कटकर जाना या बहकर जाना। तो इसको अपन जो बुक की लैंग्वेज है उसमें पढ़ते हैं। फिर मैं आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छे, जो याद करने के लिए आप एग्जाम में लिखोगे, शॉर्ट एंड स्वीट, ज़्यादा टाइम भी बचेगा और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स भी मिले। ऐसे नोट्स जो मैं आपको अभी लिखवा दूंगा क्लास में। और नोट्स बना रहे हो ना पुराने क्लासेस के, तो वो कंटिन्यूस रखना आप, क्योंकि खुद के नोट्स होते हैं, सेल्फ नोट्स उनकी अलग ही बात होती है। तो पहले बात करते हैं मृदा क्षरण किसको बोलते हैं, कि मृदा अपरदन होता क्या है, सोइल इरोजन, कि मृदा कणों का अपने मूल पैतृक पदार्थ से, जो मृदा के कण है, मृदा कणों का अपने मूल पैतृक पदार्थ से किसी भी प्रकार की शक्तियों के द्वारा, क्षरण शक्तियां जो उनको तोड़ सकती है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी हो सकती है मृदा के। ठीक है, क्या है अपनी जो डेफिनेशन है इसकी, कि मृदा कणों का अपने मूल पैतृक पदार्थों से विभिन्न प्रकार की क्षरण शक्तियों में क्या क्या आ सकता है, जल और वायु, ये दोनों आ सकती है। अब डेफिनेशन को क्या है ना, अपने को रटना नहीं है, समझना है कि मृदा क्षरण होता क्या है। अपनी लोकल लैंग्वेज में मैं बताऊं आपको मृदा क्षरण होता क्या है बेसिकली, कि ये कोई मृदा का पिंड है। ठीक है, अब या तो मृदा जो क्षरण करने की शक्तियां हैं उसमें या तो वाटर हो सकता है या एयर हो सकती है, हवा हो सकता है या जल हो सकता है। उस हवा या जल के द्वारा वेग लग के, दबाव लग के इस मृदा के पैतृक पदार्थ से उसके जो बारीक बारीक कण है उनका टूट कर चले जाना या बहकर चले जाना,
उड़कर चले जाना, मतलब अपने मूल पैतृक पदार्थ को, अपने जो प्रॉपर जहाँ का है ना वो, उस जगह को छोड़ देता है। किसकी वजह से? जो शरण की शक्तियां हैं, जो उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, उस वजह से। तो वहां से वो छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है अपने मूल पैतृक पदार्थ को। एक मृदा का जो कण है वो अपने मूल पैतृक पदार्थ से बिछड़कर अलग चला गया, किसी भी माध्यम से चला गया, तो ये क्या कहलाया? मृदा अपरदन या सोइल इरोजन। ये तो हो गया आपको समझने की। अब आप एग्जाम में आ जाता है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि मृदा अपरदन के प्रकार या फिर जल द्वारा अपरदन के कितने प्रकार होते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ से होता है? जेट, ICR, BHU, 12 हर जगह से, मतलब ये ऐसे टॉपिक्स है कुछ जिनमें से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है, और एक ही जगह से बहुत अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो वो सारी बात अपन करने वाला है। बात करते हैं सोइल इरोजन, जो आपकी बुक में क्या दे रखा है, ठीक है, कि प्रतिवर्ष कुछ प्राकृतिक शक्तियां मुख्य रूप से जल एवं वायु, मैं जो बता रहा हूं, ठीक है, मुख्य रूप से जल और वायु द्वारा ही होता है। तो प्रतिवर्ष कुछ प्राकृतिक शक्तियों मुख्य रूप से जल एवं वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत बहकर या उड़कर दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो जाती है। जो मृदा की ऊपरी परत है वह बहकर या उड़कर दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? मृदा क्षरण। अब उससे अपने को क्या क्या हानियां हैं, एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से हो रहा है, इसके टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन, वो सारी चीज देखने वाले हैं। बात करते हैं आगे। इसके साथ ही पेड़ पौधे जितना पोषक पदार्थ मृदा से अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसका कई गुना अधिक पोषक पदार्थ मृदा बहाकर या उड़ाकर नष्ट हो जाता है। इसलिए मृदा क्षरण को रोकने के लिए मृदा क्षरण को रोकने के मृदा का संरक्षण किया जाना चाहिए, ताकि पौधों को मृदा से आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे। क्या कहना चाह रहा है ये पैराग्राफ? कि जितना न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स है जो सोइल के अंदर है, खनिज पोषक तत्व है, जिनका पौधा यूज कर रहा है, ठीक है, अपने लिए ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में तो जो अपने पोषक तत्व वगैरह है ना, वो सोइल इरोजन जो होता है, मृदा अपरदन जो होता है, ऊपरी परत बह के चली गई, उड़ के चली गई, कट के चली गई, उसी में चले जाता है। अपन खाद वगैरह दिए खेत में, ठीक है, ज्यादा बरसात हो गई, पानी से बह के चला गया, ठीक है, ऊपर की परत, वो अपने को दिखाई नहीं दिया, पर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे वो बह के चले गए, तो उससे क्या हुआ? अपने को बहुत ज्यादा हानि हो गई किसान को। तो ये कहना चाह रहा है कि जितना तो पौधा यूज नहीं किया उसकी लाइफ साइकिल में, जितना ऑब्जर्वेशन उसने नहीं किया न्यूट्रिएंट्स वगैरह का, वो तो ऐसे ही उड़ जाता है। तो इस क्षति को रोकने के लिए अपने को क्या चाहिए कि मृदा संरक्षण करना चाहिए, सोयल जो कंजर्वेशन है वो करना चाहिए। तो वो सोयल कंजर्वेशन कैसे करेंगे, किन किन माध्यम से करेंगे, कौन सी विधियां हैं, कल्चरल कौन सी है, सारी कुछ डिस्कस करेंगे। पहले मृदा अपरदन को यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि ये आपके आगे तक जहां तक आप पढ़ोगे ना एग्रीकल्चर फील्ड में हो, वहां तक काम में आने वाला है। क्योंकि मृदा, सोइल ही एक ऐसी चीज है जो आधार बेस है एग्रीकल्चर का। आप खेती कर रहे हो तो सबसे जरूरी बीज बाद में चाहिए, सिंचाई बाद में चाहिए, पहले क्या चाहिए अपने को? बीज लगाने के लिए जगह चाहिए, जो आधार है, बेस चाहिए अपने को, ठीक है। वो क्या है? अपना फंडामेंटल चीज क्या है? सोइल। तो सोइल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है पूरी एग्रीकल्चर में। तो इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपको क्वेश्चन सही करने के। नेक्स्ट देखते हैं कि भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। ये लो थोड़ी शॉर्ट परिभाषा होगी। भौतिक रूप से मृदा के कणों का अपने स्थान से हट जाना ही मृदा क्षरण कहलाता है। बात करते हैं आगे की कि अब मृदा क्षरण की तो हो गई ये बात, ठीक है। भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण करते हैं। बात करते हैं मृदा क्षरण के प्रकार कि ये मृदा का कोई पैतृक कण है, ठीक है, पैतृक जो पूरा पदार्थ है, इससे एक कण हटके जा रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? सोइल इरोजन। अब ये हटके किस किस तरीके से जा सकता है, कौन कौन से प्रकार इसको हटने के, कौन कौन सी शक्तियां इस पे काम कर रही है, वो चीज बात करने वाले, ठीक है। तो सोइल इरोजन की परिभाषा आपने सबने लिख ली होगी कि सोइल इरोजन डालो, आगे एरो का निशान लगा के अंडरलाइन करके अच्छे से सोइल इरोजन की लिख लो कि मृदा कणों का अपने मूल पैतृक पदार्थ से, मृदा कणों का अपने मूल पैतृक पदार्थ से विभिन्न प्रकार की शक्तियों से, विभिन्न प्रकार की क्षरण शक्तियों के द्वारा अलग हो जाना ही मृदा क्षरण कहलाता है, ठीक है। और जो बुक की परिभाषा है तो आप ऐसे लिख लो कि भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का, भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने पैतृक पदार्थ से अलग हो जाना ही मृदा क्षरण कहलाता है। बात करते हैं मृदा क्षरण के या मृदा अपरदन के प्रकार। तो इसके दो प्रकार हैं मुख्यतः, ठीक है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? प्राकृतिक मृदा अपरदन या प्राकृतिक क्षरण जो नेचुरली होता है, ठीक है। पहला कौन सा है? प्राकृतिक। दूसरा कौन सा है? त्वरित। पहला हो गया प्राकृतिक, दूसरा हो गया त्वरित अपरदन। यह जो आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा किया जाता है।
प्राकृतिक अपर्दन, और पहले तो देख लिया अपर्दन क्या होता है, मृदा अपर्दन क्या होता है, उसके बाद में अपन देख रहे हैं कि मृदा अपर्दन के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार से हो सकता है। तो फर्स्ट देखते हैं प्राकृतिक अपर्दन, दूसरा देखते हैं त्वरित अपर्दन। दो प्रकार हो गए, ठीक है, मृदा अपर्दन के। तो प्राकृतिक अपर्दन में क्या आता है कि जो प्राकृतिक अपर्दन है वो मुख्यतः प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है, वायुमंडलीय घटनाओं के द्वारा हो जाता है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, वायुमंडलीय घटनाएं, इसमें ह्यूमन जो है, अपना मनुष्य है, किसान है, अपन जो लोग बाग है, इनका कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा होता है। इसमें अपन ना तो रोक सकते हैं इसको और ना कर सकते हैं। अगर नेचुरली होता है ये, ठीक है, प्रकृति में कुछ कम ज्यादा हो रहा है, भूकंप आ रहा है या फिर बाढ़ आ रही है या फिर अकाल पड़ रहा है, जो भी हो रहा है उससे होता है ये। तो इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता है। जो प्राकृतिक अपर्दन होता है उसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता है। तो बुक में क्या देख रखा है आपके कि प्राकृतिक क्षरण, नेचुरल इरोजन, वनस्पति से ढकी हुई मृदा के प्राकृतिक रूप से हवा तथा जल द्वारा लगातार और धीरे धीरे क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। यह क्षरण मृदा निर्माण तथा मृदा विनाश की क्रियाओं में सदैव साम्य रखता है। मृदा निर्माण और विनाश, ठीक है, दो चीज होती है, एक तो कि बन रही है, एक उसका क्षरण हो रहा है या खत्म हो रही है। इन दोनों को साम्य रखने के लिए होता है। ये इतना नुकसानदायक नहीं होता है, नेचुरली होता है। इसमें ह्यूमन का, मनुष्य का कोई रोल नहीं होता है, जो नेचुरली होता है। इसमें कोई विशेष हानि नहीं होती है, क्योंकि परिवर्तन में बहुत समय लगता है। इस चरण के मनुष्य के द्वारा नहीं रोका जा सकता, ये चीज मैंने बता दी है। नेक्स्ट देखते हैं त्वरित क्षरण। त्वरित क्षरण क्या होता है? जब भूमि की वनस्पति को पशुओं द्वारा चराकर, खोदकर, जोतकर समाप्त कर दिया जाता है। त्वरित क्षरण मनुष्य के द्वारा किया जाता है। क्या मनुष्य में भी बहुत उद्यमी होते हैं लोग, ठीक है, कुछ कुछ लोग बहुत उद्यमी होते हैं, जैसे ढलान की दिशा को चेंज कर देते हैं खेतों को समतल करने के लिए, या फिर नदी के जो बहाव है, पुराने नाले हैं, ठीक है, उनमें मकान घर बना लेते हैं, उनको चेंज कर देते हैं रास्ते। तब ऐसे तो दिक्कत नहीं आती, बट कभी जब ज़्यादा बरसात आ जाती है तो वो बहा ले जाते हैं उनको, ठीक है। तो वो क्या होता है, त्वरित अपर्दन में आ जाते हैं। जो अधिक चारागाह, पशुओं को अधिक चरा रहे हैं, उससे भी मृदा का अपर्दन हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें त्वरित अपर्दन में आती है। कौन कौन सी आती है त्वरित अपर्दन में? कि नदियों के बहाव की दिशा में परिवर्तन, चारागाहों का अतिचारण, जंगलों की कटाई। मनुष्य ने जंगलों की कटाई कर दी, फिर आंधी वगैरह चली तो उससे माटी उड़ उड़ के चली गई, तो वो क्या हुआ, अपर्दन ही हो गया। माटी उड़ गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई, अपने मूल पैतृक स्थान को छोड़ गए। तो पढ़ क्या रहते हैं कि अपने मूल पैतृक स्थान को छोड़ के दूसरी जगह जाना ही सोइल इरोजन कहलाता है। तो वो त्वरित क्षरण में आ जाता है। तो हमने देख लिया कि सोइल इरोजन क्या होता है। सोइल इरोजन के प्रकार में ये दो देख लिए, प्राकृतिक और त्वरित। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट चीज है, प्राकृतिक में मनुष्य का कोई रोल नहीं है, त्वरित मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में जो देखेंगे अपन, दो चीज बता देता हूं आपको, इरेजोविटी और इरेडोबिलिटी। इरेजोबिटी और इरेडोबिलिटी, ये दोनों शब्द आप पहले अपनी बुक में नोट कर लो, ठीक है, जो आप नोट्स वगैरह बना रहे हो उसमें। इरेडोबिलिटी और इरेजोबिलिटी, ये आपकी बुक में नहीं है, जो 12th की बुक है आपकी बोर्ड की, उसमें नहीं है, बट ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि इनका मीन्स क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इरेजोविटी और इरेडोबिलिटी। तो जो फर्स्ट अपना शब्द है इरेजोविटी, ठीक है, इरेजोविटी, अपर्दन या क्षरण करने वाले कारकों की जो क्षरण क्षमता होती है। अपर्दन या क्षरण करने वाले कारक है, उसमें मेनली पड़ा जल और वायु, दो चीज है, ठीक है, पानी और हवा। जो अपर्दन करने वाले कारक है, ये इसका मतलब समझा देता हूं मैं आपको। ये कोई मृदा है, खेत है, ठीक है। अब अपर्दन करने वाले दो कारक है, एक तो क्या है, हवा, और दूसरा क्या है, जल या वायु। अब इस हवा में और इस जल में इतनी कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है कि कितनी मात्रा में इस खेत की मृदा का अपर्दन कर सकते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, ठीक है, मतलब उड़ा सकते हैं या बहा सकते हैं। तो इनकी जो क्षमता है, अपर्दन करने वाले कारकों की जो अपर्दन करने की क्षमता है, ठीक है, समझ रहे हो कि जो क्षरण करने वाले कारक है, मृदा का जो क्षरण करने वाले कारक है, उनका जो क्षरण करने की क्षमता है, उस मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो क्षमता है, एक उसके पैतृक पदार्थों से उसको तोड़ने की जो क्षमता है, मतलब उसको अलग कर देने की जो क्षमता है, वही क्या कहलाती है, इरेजोविटी। दोबारा से समझोगे, इरेजोविटी क्या कहलाती है कि जो क्षरण करने वाले कारक हैं, उनकी क्षरण करने की क्षमता की किस हद तक वो क्षरण कर सकते हैं उस मृदा का, वो क्या कहलाती है, वो क्षमता इरेजोविटी। और इरेडोबिलिटी क्या कहलाती है कि ये हवा और जल दोनों ये दम लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, सोइल इरोजन के लिए, बट अपर्दन करने वाले जो कारक हैं, क्षरण करने वाले जो कारक है, उनकी जो क्षरण क्षमता है ना, क्षरण करने की जो क्षमता है ना, उसके विपरीत
या उसके प्रतिस्पर्धा करती है, मर्दा कितनी रुक सकती है, जो मर्दा की भी क्षमता होती है एक चीज, ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है? दोबारा से समझोगे इरेजोविटी और इरेडोबिलिटी को। इरेजोविटी तो है कि अपर्दन या शरण करने वाले कारकों की शरण करने की क्षमता, और जो इरेडोबिलिटी है वो है कि अपर्दन करने वाले कारकों के प्रति मर्दा की प्रतिरोधक क्षमता। अपर्दन करने वाले जो कारक हैं, जो ये अपर्दन करने वाले जो हवा और जल है, ये अपर्दन करने की कोशिश कर रहे हैं इस मर्दा को, अपने पैतृक पदार्थ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस मर्दा की वो कैपेसिटी, वो क्षमता जो इससे जुड़ी रही है, ये प्रेशर डाल रहे हैं, अपर्दन करने वाले जो शरण करने वाले जो कारक हैं उस मर्दा के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो हटे, बट वो मर्दा इसके प्रतिरोधक हो गई है, हट नहीं रही है। एक लिमिट होती है जहां तक कि वो खुद वो रोक सकती है, फिर तो उसको हटना पड़ेगा ज्यादा प्रेशर लग गया तो जो वो रोकने की उसकी क्षमता है ना, वही इरेजोबिलिटी कहलाती है। ये चीज नोट करोगे तो इरेजोबिलिटी लिखो, आप नोट्स में लिखोगे इरेजोबिलिटी, अंडरलाइन करके लिखना कि शरण करने वाले कारकों की शरण करने की क्षमता को इरेजोबिलिटी कहते हैं। इरेडोबिलिटी में लिखोगे कि शरण करने वाले कारकों की शरण क्षमता के प्रतिरुद्ध या विपक्ष में, ठीक है, जो प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है मर्दा में, शरण करने वाले कारकों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता पाई जा रही है मर्दा में, जो मर्दा की जो प्रतिरोधक क्षमता है वह क्या कहलाएगी? इरेडोबिलिटी। तो ये दोनों शब्द नोट आउट कर लो। त्वरित क्षरण और प्राकृतिक क्षरण हमने देख लिया है, मैंने बता ही दिया सोइल इरोजन होता क्या है और कैसे ये नुकसान करता है कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह को उड़ा ले गया, ठीक है, वो चीज है। अब बात करते हैं आगे कि क्षरण करने वाले कारकों के आधार पर वर्गीकरण। वो तो पढ़ लिया हमने मर्दा अपर्दन का वर्गीकरण। अब पढ़ लेते हैं जो शरण करने वाले कारक है उनके आधार पे, अपर्दन करने वाले या जो इरोजन के करने वाले जो फैक्टर्स हैं, क्षरण करने वाले कारकों के आधार पे वर्गीकरण। तो यह है कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है, ठीक है। क्षरण करने वाले कारकों के आधार पे जो वर्गीकरण है मेनली 2 प्रकार का होता है, ये आपको बुक में 2 मिलेगा, बट अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपने को साथ में विथ 12th क्या करना है? जेट क्रैक करना है। जो भी आपका आगे बीएससी में, ऑनर्स में, जहाँ पे भी एडमिशन ले रहे हो, सेंटर में, स्टेट में, वो चीज़ साथ के साथ करनी है अफेटेबल। तो हमको क्या करना है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है। तो ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैंने पहले भी बताया, शरण करने वाले कारकों में मेनली 2 हैं, जल और वायु। तो पहला हो गया अपना जल द्वारा शरण, और दूसरा हो गया वायु द्वारा या हवा द्वारा, बाई एयर और बाई वाटर। अब मैंने बात क्या कर रहे हैं? शरण करने वाले कारकों के आधार पे। पहले तो पढ़ा था अपर्दन के प्रकार। अपर्दन 2 प्रकार का हो रहा था, प्राकृतिक और त्वरित, ठीक है। फिर पढ़ा इरेजोबिलिटी और इरेडोबिलिटी। फिर हम पढ़ रहे हैं कि अपर्दन करने वाले कारकों के या शरण करने वाले कारकों के आधार पे वर्गीकरण। तो ये कारकों के आधार पे 2 कारक मेनली है, जल द्वारा और वायु द्वारा, बट मैं यहाँ पे 3 बता रहा हूँ। तीसरा जो अपर्दन है अपना वो था वेब या लहर अपर्दन। अब समझो, जल द्वारा अपर्दन में तो क्या होगा? जल के द्वारा टूट के जाएगा। वायु द्वारा में क्या करेगा? वायु एक स्थान से मर्दा को दूसरे स्थान पे ले जाएगी, तो वो वायु अपर्दन। वेब शरण या लहर अपर्दन जो होता है, वेब इरोजन या लहर अपर्दन, इसमें क्या होता है? जल प्लस वायु दोनों के द्वारा होता है। जल और वायु दोनों मिलकर अगर किसी स्थान की मिट्टी को कटाव कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं या उसका अपर्दन कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा वेब या लहर अपर्दन, ठीक है। 3 चीज हो गई। तो पहला पढ़ लेते हैं अपन, जल द्वारा अपर्दन या वायु द्वारा अपर्दन, ठीक है। तो अपन पहला पढ़ेंगे कि वायु के द्वारा अपर्दन के प्रकार। जल और वेब को छोड़ देते हैं, वेब में कुछ नहीं पढ़ना, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं कि कोई खेत है, वहां पे आंधी से भी मृदा का विनाश हो रहा है, ठीक है, अपर्दन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, और जल के द्वारा भी हो रहा है, बरसात के द्वारा भी। तो आंधी भी हो गई उसमें, हवा, और जल के द्वारा हो रहा है बरसात, तो दोनों के द्वारा होता है, उसको क्या बोलेंगे? वेब या लहर अपर्दन। बात कर लेते हैं पहले वायु अपर्दन की। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाने वाला हूं मैं कि मृदा अपर्दन में जो अपर्दन करने वाले कारकों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो 3 प्रकार का था, मेनली 2 होता है, जल और वायु। जल और वायु याद रखना है। तो पहला अपन पढ़ लें वायु अपर्दन। वायु अपर्दन या एयर, ठीक है, बाई एयर के द्वारा जो इरोजन हो रहा है वो। तो यह 3 प्रकार का होता है मेनली, ठीक है। ये चार्ट बना लेना बुक में, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है। आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें बना लेना, और याद करने का भी मैं यहीं पे क्लियर करवा दूंगा। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं आपके पुटअप होने के, कि वायु क्षरण के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? सतह सर्पण, उच्छलन और निलंबन।
पहला जो है सतह सर्पण, शब्द से समझा दूंगा मैं, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले भी बोला है 20% दिमाग लगाना, बाकी मैं लगा रहा हूँ। और सबको एग्रीकल्चर में 90 अबव लाना है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल वाले हो चाहे कोई से भी हो, ठीक है। बात करते हैं सतह सर्पण। दूसरा है उच्छलन, तीसरा है निलंबन। उच्छलन शब्द से समझ में आ जाएगा अभी। और तीसरा है निलंबन। निलंबन, ठीक है। सतह सर्पण जो है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सरफेस क्रीपिंग। सतह मतलब सतह ऊपर की हो गई, सरफेस, ठीक है, सरफेस क्रीपिंग, CREPING। उच्छलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जो अपना उच्छलन है उसको बोलते हैं साल्टेशन। साल्टेशन, उच्छलन को क्या बोलते हैं? साल्टेशन। और निलंबन को क्या बोलते हैं? सरपेंशन। सरपेंशन। तो ये तो हो गया इसका इंग्लिश वर्ड। अब शब्द से समझोगे। हम पढ़ क्या रहे हैं? पहले तो मैंने सोइल इरोजन आपको बता दिया क्या होता है, सोइल इरोजन के अपने पास जो हानियां क्या है वो भी बता दिया। फिर हमने देखा कि सोइल इरोजन के प्रकार, दो प्रकार का था, त्वरित और प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या हो रहा था? नेचुरली हो रहा था, इसमें ह्यूमन का, मनुष्य का कोई रोल नहीं था। और त्वरित में क्या था? मनुष्य की जो क्रियाकलाप है उनके द्वारा हो रहा था। उसके बाद में हमने देखा कि इरेजोविटी और इरेडोबिलिटी। इरेजोविटी क्या थी? कि जो अपर्दन या क्षरण करने वाले जो कारक है, कारक कौन कौन से हैं? मृदा और वायु और जल, ठीक है। तो इरेजोविटी क्या थी? जो मृदा क्षरण करने वाले जो कारक है, क्षरण करने वाले जो कारक है उनकी क्षरण करने की जो क्षमता है वो इरेजोविटी। और इरेडोबिलिटी क्या कहलाती थी? कि जो मृदा क्षरण करने वाले जो कारक है उनकी जो क्षरण करने की जो क्षमता है उसके विपरीत जो मृदा की प्रतिरोधक क्षमता है, डटे रहने की जो क्षमता है, वो इरेजोबिलिटी कहलाती थी। उसके बाद में हमने देखा कि मृदा अपर्दन करने वाले जो कारक, उनका वर्गीकरण किस आधार पे? जो क्षरण करने वाली शक्तियां हैं, मृदा को अपर्दन कर रही है, जो तोड़ रही है, कौन कौन सी तोड़ रही है, वो चीज देखनी थी। तो उसमें हमने दो देखा, जल और वायु। तो 3 बता दिए। फिर मैंने वेब में क्या था? दोनों का मिक्स आउट हो गया था, जल और वायु का, ठीक है। तो हम 2 मेनली पढ़ते हैं कि अपर्दन करने वाली जो शक्तियां हैं, जो क्षरण है, उनके आधार पर वर्गीकरण, वायु द्वारा अपर्दन और जल द्वारा मृदा अपर्दन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वायु द्वारा मृदा अपर्दन के प्रकार। वायु द्वारा मृदा अपर्दन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप्स हो गए। कौन कौन से हो गए? सरफेस क्रीपिंग एंड साल्टेशन और सरपेंशन, मतलब सतह सर्पण, उच्छलन और निलंबन। अब सतह सर्पण में होता क्या है? सतह सर्पण का अपन आपको सीधा सीधा मैं बता देता हूं कि इसमें 0.5 mm से बड़े कण होते हैं, मोर देन 0.5 mm। अब 0.5 mm का कण है वो हवा में उड़ तो सकता नहीं, ठीक है, बहुत दूर तक। तो ये क्या करता है? सतह सर्पण, सतह के ऊपर सर्प की तरह रेंगता हुआ जाता है। शब्द से समझ लो, ये चीज याद रखना। इसमें मेनली ये पूछ लेते हैं सतह सर्पण में मृदा कणों का आकार कितना होता है? तो 0.5 mm से बड़ा होता है। सतह सर्पण के अंदर 0.5 mm से बड़े मृदा कण अपनी सतह पर वायु या जल के माध्यम से अपनी वायु का पढ़ रहे हैं तो वायु में इतना मतलब इसका वेग नहीं लग पाता कि 0.5 mm से बड़े कण उड़ के चले जाएं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? जो बड़े कण है 0.5 mm से मोर देन 0.5 mm जो जिनका आकार है मृदा के जो कण है वो क्या करते हैं? उनकी सतह पे, ये मृदा सतह है, सपोज दैट ये 0.5 mm का कोई कण है, तो ये क्या करेगा? इस सतह पर लुढ़क लुढ़क कर, ठीक है, लुढ़क लुढ़क कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा अपने पैतृक पदार्थ को छोड़ के। और पैतृक पदार्थ को छोड़ के एक स्थान पे दूसरे स्थान को जाना ही सोइल इरोजन कहते हैं। तो ये अपना क्या हो गया? वायु द्वारा अपर्दन का पहला प्रकार हो गया सतह सर्पण। सतह सर्पण में क्या होता है? 0.5 mm से बड़े कण अपनी सतह पर लुढ़क कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं। और ये कितना नुकसान करते हैं? 5 से 25% तक। जो सोइल इरोजन, पूरा जो सोइल इरोजन है, मृदा अपर्दन है वायु के द्वारा, उसका 5 से 25% किसके द्वारा होता है? सतह सर्पण या सरफेस क्रीपिंग द्वारा। सरफेस क्रीपिंग में होता क्या है? 0.5 mm से जो बड़े कण है, 0.5 mm से जितने भी बड़े कण है वो अपनी सतह पर लुढ़क लुढ़क कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, उसको सतह सर्पण बोलते हैं। बात करते हैं उच्छलन या साल्टेशन। उच्छलन या साल्टेशन, उच्छलन या साल्टेशन में क्या होता है? 0.1 से 0.5 mm तक के कण होते हैं। कितने होते हैं? 0.1 से 0.5 mm के मृदा के कण होते हैं। अब शब्द से समझो, उछल उछल कर। यहाँ पे क्या कर रहे थे? सतह पे सर्पण करके, सतह सरफेस सर्पण सांप की तरह रेंग कर या लौट कर
ठीक है, लुढ़क कर वो जा रहे थे 0.5 mm से बड़े थे, उनकी मजबूरी थी, 0.5 mm से बड़े हैं, उड़ तो सकते नहीं। अब बात आती है 0.1 से 0.5 mm के, ये क्या करेंगे, उछल कर, उच्छलन, साल्टेशन, ठीक है, उच्छलन को क्या बोलते हैं, साल्टेशन। ज्यादा दूर तक नहीं उड़ते बट कुछ दूर तक ये हवा में जाते हैं उछल उछल कर, ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, अपने पैतृक पदार्थ को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। किस वजह से चले जाते हैं, जब हवा तेज हवा चलती है, हवा का वेग लगता है, तेज हवा चल रही है, हवा का जो वेग लग रहा है, हवा का जो वेग लगाने की जो क्षमता है ना, वही इरेजोविटी कहला रही है। समझ रहे हो, उसको हर जगह टर्म्स को, कंडीशंस को अप्लाई करके पढ़ा करो, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, बिल्कुल साफ दिमाग से, बिना लोड लिए पढ़ना है अपने को, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे से आपको सिलेबस में करवा दूंगा। साल्टेशन, तो साल्टेशन में क्या पढ़ना है कि 0.1 mm से 0.5 mm तक के जो कण है वो थोड़ी दूर हवा में उछल उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, उच्छलन या साल्टेशन। और इससे कितना नुकसान होता है अपने को, 50 से 75%। जो टोटल अपना हवा के द्वारा जो वो हो रहा है, मृदा क्षरण हो रहा है, वायु के द्वारा जो टोटल क्षरण हो रहा है ना, उसका 50 से 75। मतलब एक खेत है या एक इतनी सी जगह है, वहां से हवा के द्वारा 100 वायु के कण उड़ के चले गए, 100 वायु के कणों का अपने को नुकसान हो गया या क्षरण हो गया 100 का, तो उन 100 में से 50 में से 75 किस प्रक्रिया के द्वारा जाएंगे, उच्छलन या साल्टेशन के द्वारा। कैसे, कुछ दूर हवा में जाएंगे, फिर लुढ़क जाएंगे, फिर थोड़ी दूर जाएंगे, उड़ के उछलते उछलते जाएंगे, तो ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन आता है कि वायु अपर्दन की सबसे हानिकारक अवस्था है या सबसे हानिकारक कौन सा प्रकार है, तो उच्छलन या साल्टेशन। कैसे है, इसमें 0.1 से 0.5 mm जो मैक्सिमम है, जो मध्यम आकार के आगे, ये क्या करते हैं, हवा में उछलते हुए चले जाते हैं, ये सर्वाधिक नुकसान करते हैं। लास्ट बचता अपना निलंबन, शब्द से समझ में आ रहा होगा, निलंबन या सरपेंशन, निलंबन या सरपेंशन। 0.1 mm से जो छोटे कण है, क्या 0.1 mm से, भाई देखो 0.5 mm से बड़े आ गए, यहाँ पे कितने आ गए, 0.1 से 0.5, अब बचे क्या 0.1 से छोटे कण, मतलब बिल्कुल धूल, बारीक धूल है ना, जो महीन कण है बिल्कुल, वो क्या करते हैं, हवा में बहुत कोसों तक उड़ के चले जाते हैं। कभी कभी आंधी आती है, वो गुब्बार सा दिखाई देता है, पीला पीला सा, ठीक है, मतलब ऐसे दिखाई नहीं देते कि ये कण है, बट अपने को धुंधला धुंधला दिखाई देता है, या कुछ ऐसे मटमेला सा दिखाई देता है उड़ता हुआ हवा में, ठीक है, धूल के कण बहुत बारीक वाले, वो क्या कहलाता है, निलंबन या सरपेंशन कहलाता है, और इसके द्वारा 3 से 4% नुकसान होता है, सबसे कम इसके द्वारा हो रहा है। सेकंड नंबर पे 5 से 25 सतह सर्पण द्वारा, और जो सबसे ज्यादा हो रहा है वायु द्वारा अपर्दन में, वो हो रहा है उच्छलन या साल्टेशन द्वारा, जिनका आकार है 0.1 से 0.5 mm। याद रखोगे ये चीज, निलंबन में बहुत बारीक कण होते हैं, बहुत लंबी दूरी तक उड़ के जा सकते हैं ये, ठीक है। तो ये अपना हो गया वायु अपर्दन, जो सोयल अपर्दन, मृदा अपर्दन या मृदा क्षरण पढ़ रहे थे, उसमें 2 प्रकार पढ़े, त्वरित और प्राकृतिक। उसके बाद में हम देखें अपर्दन करने वाले कारकों के आधार पर वर्गीकरण, तो जल द्वारा और वायु द्वारा। तो वायु द्वारा के 3 प्रकार थे, तीनों मैंने पढ़ा दिए। अब बात करते हैं जल द्वारा अपर्दन, ठीक है, 1 मिनट। बात करते हैं जल द्वारा अपर्दन। समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को आप बता सकते हो, ठीक है। मैंने सबको व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, मेरे पर्सनल नंबर दे रखे हैं, कि भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो कभी भी एनी टाइम कॉल करे, मैसेज करे, जो भी आपकी इच्छा, आपको सही लगता हो, कंफर्टेबल हो आप, मैं आपके लिए हमेशा तैयार, ठीक है। अब पढ़ेंगे जल द्वारा अपर्दन। वायु द्वारा सबका कंफर्मेशन हो गया, नोट्स बनाए लोगे, यहाँ से बोर्ड से उतार लेना, ये चार्ट बना के, इससे सही समझ में आएगा। सतह सर्पण 0.5 mm से बड़े, सतह पर सरफेस करके, ठीक है, लुढ़क कर जाएंगे। उच्छलन या साल्टेशन, उछल उछल के जाएंगे 0.1 से 0.5, सर्वाधिक नुकसान 50 से 75। निलंबन या सरपेंशन, इसमें क्या था, 0.1 mm से छोटे, बहुत लंबी दूर तक उड़ के चले जाते हैं, धूल के समान होते हैं, नुकसान कितना हो रहा था, 3 से 4%। अब बात करते हैं जल द्वारा अपर्दन, भाई वाटर जो इरोजन हो रहा है उसके प्रकार। तो जो जल द्वारा अपर्दन है उसके मेनली 4 प्रकार है, ठीक है, 4 या कई जगह 5 भी पढ़ोगे। जल द्वारा अपर्दन के मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ चार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 प्रकार बता देता हूँ मैं, ठीक है। जल के द्वारा जो अपर्दन हो रहा है 4 प्रकार से हो रहा है, किस किस प्रकार से। पहला है बौछार क्षरण या सल्पेस इरोजन, बौछार,
बौछार, 6 है यहाँ पे, ठीक है, छत्ते वाला। बौछार अपर्दन या बौछार क्षरण जिसको बोल सकते हो आप, बौछार क्षरण या अपर्दन, सल्पेस इरोजन। सेकंड नंबर का जो है अपना जल द्वारा अपर्दन का प्रकार के अंदर वो अपना है परत या परत इरोजन या सतह क्षरण, सतह क्षरण या फिर सीट इरोजन, सीट इरोजन। थर्ड जो अपना है इसके बाद में वो कौन सा है अपना थर्ड, रिल, रिल क्षरण। और चौथा है अवनालिका, अवनालिका। अगर बात करें पांचवे की तो पांचवा इसमें आता है भूस्खलन, भूस्खलन, जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अभी बात क्या कर रहे हैं अपन, जल द्वारा अपर्दन, जल द्वारा मृदा अपर्दन के प्रकार, जल के द्वारा मृदा अपर्दन किस किस प्रकार में, किस किस स्टेज में हो सकता है, वो सारी चीज बात करने वाला है। तो मैंने 4 बताया मेनली। बौछार क्षरण, पहला जो अपना है बौछार क्षरण या सल्पेस इरोजन, इसमें क्या होता है, जल की प्राथमिक अवस्था, ये जल अपर्दन की पहली स्टेज है। क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ भी है कि जल के द्वारा मृदा अपर्दन की प्राथमिक अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है, 4 ऑप्शन थे, ठीक है, 4 ऑप्शन थे, उसमें से राइट क्लिक करना था। तो जो फर्स्ट अपना है वो बौछार क्षरण है, सल्पेस इरोजन। वो कैसे है वो मैं अब बता देता हूँ आपको। पहले बात करते हैं बौछार क्षरण की, कि सल्पेस इरोजन ये अपर्दन, जल अपर्दन की प्राथमिक अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है। इसमें मिट्टी के कण पानी की बूंदों के प्रभाव से टूटकर अलग हो जाते हैं। जब बरसात हो रही है अपनी, आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है, हल्की बरसात होती है, ठीक है, बूंदें गिरती है, तो पास में अगर कोई वस्तु पड़ी है या चप्पल जूते खुले हुए हैं, तो बरसात हो रही है माटी में, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे पड़े हैं, तो उसके ऊपर आपको मृदा के हल्के हल्के कण से दिखाई देते हैं चिपके हुए। देखा होगा आपने कभी, हल्के हल्के मृदा के कण चिपके हुए दिखाई देते हैं, छींटे लग जाते हैं जिनको बोलते हैं, वो सूख जाते हैं, फिर वो मृदा दिखाई देती है। वो क्या होता है, बौछार क्षरण। कैसे होता है, जब ये किस पे निर्भर करता है, वर्षा की जो बूंद है ना, जल के द्वारा पड़ रहे हैं, तो जो जल की बूंद ऊपर आसमान से आ रही है, ये जल की बूंद आ रही है, इसके आकार और इसके वेग पे निर्भर करेगा कि ये भूमि के ऊपर कितनी जोर से गिर रही है, कितनी जोर से गिर रही है कि मृदा के कणों को उसके पैतृक पदार्थ से हटा पा रही है, या इसका आकार कितना है, कितनी मोटी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो बात कर लेते हैं बौछार क्षरण कि यह जल अपर्दन की प्राथमिक या फर्स्ट स्टेज है। इसमें मिट्टी के कण पानी की बूंदों के प्रभाव से मृदा से टूटकर अलग हो जाते हैं, और ये मिट्टी जो टूटकर अलग होते हैं ना, वो पानी की बूंदों व तीव्रता पर निर्भर करता है। पानी की बूंद के आकार और उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में वो तोड़ देगा या कितनी स्पीड से आके वो नीचे गिरेगी। तो उसको बोलते हैं बौछार या सल्फेस इरोजन। दूसरा जो है अपना परत इरोजन या सीट इरोजन, परत क्षरण या सीट इरोजन। शब्द समझ में आ रहा है, परत या सतह, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको ध्यान से पढ़ना। इस प्रकार के अपर्दन में मृदा की ऊपरी परत पानी में संतृप्त होने के बाद घुलना शुरू हो जाती है। जो आपके नीचे वाले खेत हैं, नाडी वगैरह जिनको बोलते हैं, उनमें क्या होता है, जब बरसात ज़्यादा हो जाती है तो जो पानी भर जाता है बरसात का, तो जो इनकी ऊपर की परत है, ये अपना खेत है, इसमें जो मृदा की ऊपरी परत होती है जिसपे हाड़ा वगैरह चलता है, ये पानी में जब संतृप्त हो जाती है, घुलने लगती है, ठीक है, संतृप्त होके जब पानी में पूरी तरह जलमग्न हो जाती है, तो ये क्या करती है, संतृप्त होकर घुलने लगती है पानी में। और उससे क्या होता है, इससे मिट्टी के मृदा की ऊपरी परत पानी में संतृप्त होने पर उसमें घुलना शुरू हो जाती है। इसमें ऊपरी उपजाऊ पानी मतलब जब वो ऊपर की परत है, एक चीज़ सीधा समझो आप, बुक की लैंग्वेज से आपको थोड़ा हार्डली आएगा, अपने को रटना नहीं है, समझना है। और समझना, आपको अगर समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, तो आप अपनी भाषा में लिखोगे ना, वो और भी अच्छा रहेगा, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा आपको, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफ्यूज नहीं होंगे कि अपन पढ़ रहे हैं परत क्षरण या सतह, ठीक है, सीट इरोजन। इसमें क्या होता है कि अपने खेत की जो ऊपर की परत है मृदा की, वो पानी में जब संतृप्त हो जाती है, उसमें घुल जाती है, तो फिर वो पानी जब बह के चला जाता है ना, तो साथ में न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स है, सबको ले जाता है। तो मृदा का जो उर्वरता है उसको सभी को वो अपने साथ ले जाता है। तो इसका लिखा हुआ क्या है कि मृदा की ऊपरी परत पानी से संतृप्त होने पर उसमें घुलना शुरू हो जाती है। इसमें ऊपरी उपजाऊ परत पानी में घुलकर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार के अपर्दन में सर्वाधिक मात्रा में पोषक तत्वों का नुकसान होता है। इस परत क्षरण या सीट इरोजन शब्द से समझ में आ रहा है कि ऊपर की परत बह के चली गई यार, अपना खाद, उर्वरक, फर्टिलाइजर सब कुछ बह के चला गया, अब अपन क्या करेंगे, उर्वरता तो रही नहीं मृदा में, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खेत का कैंसर। खेत का कैंसर, खेत का कैंसर किसको बोलते हैं, जल अपर्दन का एक प्रकार है, परत या सतह
उसको बोलते हैं खेत का कैंसर। क्यों बोलते हैं? इसमें ऊपर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, भूमि की जो भी फर्टिलिटी है मृदा की, वो सारी बह के चली जाती है और ये नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देता। वो पोषक तत्व घुल के उस पानी में बह के चल गए, अपने को नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देगा। उसका अपने को प्रभाव दिखाई देगा फसल लगाएंगे तब, वो कमजोर होगी, सही से ग्रोथ नहीं करेगी। और सर्वाधिक मात्रा में अगर उपजाऊता की दृष्टि से मृदा के स्वास्थ्य को देखें, उसकी उपजाऊता की, खेती की दृष्टि से अगर अपर्दन का अपन प्रकार देखें ना, ऐसे तो उड़ रहे हैं टीलों में माटी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर खेती की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं ना कि सर्वाधिक नुकसान कौन कर रहा है, एक किसान को सर्वाधिक नुकसान कौन सा अपर्दन कर रहा है, तो वो ही है जल अपर्दन का जो सब सेकंड नंबर का प्रकार है, परत या सतह या सीट इरोजन। यह है, इसको खेत का कैंसर कहते हैं और इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार के अपर्दन में सर्वाधिक मात्रा में पोषक तत्वों का नुकसान होता है, जिसके कारण इसे खेत का कैंसर कहते हैं। किसान सामान्यतः इसे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है, उपजाऊ या मृदा की उर्वरता की दृष्टि से सबसे हानिकारक है। कृषि की दृष्टि से भी जल अपर्दन का सबसे हानिकारक रूप है। बहुत बार पूछा गया है कि जल अपर्दन का सबसे हानिकारक रूप, तो वो है परत सरण। किसकी दृष्टि से? मृदा उर्वरता की दृष्टि से, या है ये वैसे नहीं है कि बहुत बड़े बड़े खालियां पड़ गई, नालियां पड़ गई, वो आगे पढ़ेंगे, वो अवनालिका है। ये क्या है कि कृषि की दृष्टि से, एग्रीकल्चर के अगर अपन देखें अकॉर्डिंग कृषि की दृष्टि से, या किसान के जो नुकसान की दृष्टि से, या मृदा की उपजाऊता जो उर्वरता है उसकी दृष्टि से सबसे बड़ा अगर हानिकारक नुकसान होता है ना, तो वो परत सरण या सीट इरोजन से होता है। बात करते हैं रिल अपर्दन या नाली। अधिक जुताई किए गए खेतों में दिखाई देता है, ढलान की दिशा में छोटी छोटी नालियां बन जाती है। जिन खेतों में अधिक कल्टीवेशन की क्रिया की जाती है, निराई गुड़ाई ट्रैक्टर अधिक चलाया गया है, हल वगैरह, तो उनमें क्या होता है, जमीन है ना थोड़ी वो हो जाती है, हवा का जो वेग वो बढ़ जाता है उसमें, मतलब अच्छी हो जाती है। तो जब पानी गिरता है ना तो वो ज़्यादा सोख नहीं पाती और हल्की हल्की नालियाँ बन जाती है ढलान के समान। जैसे खेत का ढलान ऐसे है ना, तो ऐसे हल्की हल्की नालियाँ बन के पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो रिल अपर्दन कहलाता है। और इन खेतों में देखने को मिलता है जिनमें अधिक जुताई की गई हो। बात करते हैं अवनालिका अपर्दन की। तो इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी नालियां बन जाती है, खेत का कुछ भाग पानी के साथ ही बह जाता है। ये जल अपर्दन की सबसे प्रचंड या बड़ी अवस्था है। यह है जल अपर्दन की सबसे प्रचंड या बड़ी। इसमें क्या होता है, खेत के अंदर आपने देखा होगा कभी कभी मेड़ जो कट है, आपके जो मेड़ बोलते हो, वो टूट जाती है तो बहुत बड़ा खड्डा पड़ जाता है, मतलब बहुत ही बड़ा। और वहाँ का मतलब एक हिस्सा ऐसे लगता है, एक हिस्सा टूट के ही गया है, यहाँ से खड्डा पड़ जाता है तो वहाँ की मृदा गायब मिलती है अपने को, तो वो बहुत प्रचंड रूप में हो जाता है। वो क्या होता है, अवनालिका अपर्दन कहलाता है। अपने को उसमें तो क्या याद रखना था, इसमें मेनली आपको दो, इतना माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, दो जगह से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कौन सा, कि वायु द्वारा अपर्दन में सर्वाधिक नुकसान किसके द्वारा हो रहा था, तो वायु द्वारा अपर्दन में जो 2 नंबर का था अपना उच्छलन या साल्टेशन, उसके द्वारा हो रहा था, जिसमें यहाँ पे लिखा था मैंने उच्छलन या साल्टेशन बीच में, जिसमें क्या था 0.1 से 0.5 mm तक के कण थे और हवा में कुछ दूर तक उछलकर वो जा रहे थे, सर्वाधिक नुकसान कर रहे थे 50 से 75%। यहाँ पे जल द्वारा अपर्दन का, इसमें ये नहीं पूछेगा सबसे भारी कौन सा है, या तो ये पूछेगा या ऐसे पूछेगा कृषि की दृष्टि से सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा है। तो एग्रीकल्चर या मृदा उर्वरता फर्टिलिटी की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं ना, तो सबसे हानिकारक है परत सरण या सीट इरोजन। इसमें क्या होता है, ऊपर की परत पोषक तत्वों वाली संतृप्त होकर बह जाती है, तो ये चीज याद रखना। और अगर वैसे बात करें कि सबसे बड़े गड्ढे वगैरह बन गए प्रचंड रूप है, तो वो अवनालिका अपर्दन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने बहुत अच्छे से एक चीज को 2 बार समझा दिया है। तो क्या याद रखना है कि वायु क्षरण के प्रकार जो देखे थे वायु बाई एयर के द्वारा, उसमें तो 2 नंबर का, ठीक है, उच्छलन या साल्टेशन। जल द्वारा में परत सरण और अवनालिका का याद रखना है। इनमें क्या रखना है, जो ध्यान देने योग्य कि परत सरण, ऊपर की परत बह के जाएगी, ज्यादा खड्डे अड्डे नहीं होंगे, बट किसान को नुकसान हो जाएगा, पोषक तत्व वगैरह चले जाएंगे, मृदा उर्वरता खराब हो जाएगी, तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से हानिकारक है। और ये अवनालिका है ही सबसे बड़ा। बात करते हैं भूस्खलन की, कि भूस्खलन क्या होता है। सर्वाधिक मात्रा में जल अपर्दन होने पर जब भूमि का या छोटी पहाड़ियों का कोई खेत या फिर छोटा टीला जो पहाड़ी है वो बह के पूरी की पूरी चली गई टूट के, तो उसको क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। ठीक है, बड़ी मात्रा में भी हो सकता है। तो ये तो हो गया अपना सोइल इरोजन का। अब अपन जो बात करेंगे कि सोइल इरोजन को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक, अपनी यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट होने में, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में 6 लेसन थे, फर्स्ट लेसन को कंप्लीट हो जाएगा 2 लेक्चर में। नेक्स्ट जो क्लास है सीड वाली, बहुत ही शानदार। सीड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डोरमेंसी क्या है, तोड़ते कैसे हैं, डोरमेंसी के टाइप्स क्या हैं, सुसुप्त अवस्था क्या होती है, वो सारी चीज बहुत आनंद आने वाला है क्लास में। तो आई होप ये क्लास आपके समझ में आएगी मृदा क्षरण। एक बार मेरे को कमेंट करके बताओगे आपको कोई समझ में नहीं आया हो, कुछ प्रॉब्लम हो,
ठीक है, या फिर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, कमेंट करना। बाकी ये सभी भाई से ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट क्लास आने वाली है, बहुत जल्दी सिलेबस करा दूंगा, 1-2 दिन में हो सकता है कुछ क्लास का टाइम उल्टा सीधा हो जाए कि मिले भी नहीं भी मिले, क्योंकि थोड़ा घर पे थोड़ा काम में अभी लग रहे हैं। बाकी फ्री होते ही जैसे मैं रूम पे चला जाता हूँ, डेली की आपको क्लास मिल जाएगी एग्रीकल्चर और बायो की, इससे भी अच्छी, ठीक है, इनसे भी अच्छी। पर अभी जैसा भी चल रहा है वैसा में है कि आपका टाइम खराब नहीं हो, थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहे, रूटीन में रहे आपके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे। यार आप बताते नहीं, फीडबैक नहीं देते हो तो मेरे को पता नहीं चलता क्या चीज़ इंप्रूव करनी है, क्या चीज़ लोअर करनी है, ठीक है। तो फीडबैक देना। बाकी सभी के साथ जितने भी, एक बार मेरे कहने से शेयर कर दो, चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट जो क्लासेज हैं वो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू। बाकी यूनिट सी पशुपालन विज्ञान की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, सेकंड ईयर के कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे अपन। सेकंड ईयर में भी जो सिलेबस है, गाय की नस्लें हैं, आपके भी गाय की नस्लें हैं, तो वो क्लासेस मिक्स में लूंगा मैं, तो बहुत अच्छे से हो जाएगी वो भी, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब रखें और टाइम टू टाइम विजिट करते रहा करो क्लास। कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। बाकी पूरी क्लास देख के मेरे को बताओगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। धन्यवाद।